नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव की बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन से खाली हुई सीट पर अक्टूबर में चुनाव होने के आसार हैं। उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी जहां इस सीट पर सिंपैथी वोट पाने की जुगत में है, तो वहीं कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव के लिए कई मुद्दे तैयार कर लिए हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सीट पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खासकर बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति बना रही है। बीजेपी जहां इस सीट पर सिंपैथी वोट पाने की जुगत में है, तो वहीं कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव के लिए कई मुद्दे तैयार कर लिए हैं। उधर बागेश्वर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी कर ली है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी का परचम लहराया जाता रहा है और निश्चित तौर पर इस बार भी बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी जीतने जा रही है। बीजेपी का दावा है कि चंदन रामदास के क्षेत्र में चौमुखी विकास किया है और जनता की सिंपैथी बीजेपी के साथ है, इसलिए बीजेपी का जीतना निश्चित है। जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारा, हम लोगों ने सभी उपचुनाव ठीक प्रकार से जीते हैं और चंदन रामदास हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे, बहुत सहज और सहृदय थे, सरल स्वभाव के थे और बड़ी अच्छी पकड़ उनकी अपने क्षेत्र में है। कि आपको जानकारी है जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो बीमारी की हालत में लड़ा और बहुत ज़्यादा समय न दे पाने के कारण वो क्षेत्र में नहीं जा पाए, लेकिन उसके बावजूद क्षेत्र की जनता उनसे इतना प्यार करती थी कि उन्होंने एक अच्छे मतों से उनको चुनाव जिताकर भेजा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो कहीं न कहीं उनकी वहाँ की जनता उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, भाजपा के प्रति कहीं न कहीं मन में है उसके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। क्योंकि 5 साल में कोई प्रतिनिधि चुना जाता है और अकस्मात हमारे बीच में जाता है, बीच से जाता है, तो लोगों में दुख रहता है, एक सिंपैथेटिक भाव रहता है। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, संगठन की ताकत है, नेतृत्व की ताकत है और साथ में एक भाव भी रहता है, कहीं न कहीं सिंपैथेटिक एक ग्राउंड भी रहता है। ये सब चीजें जब जुड़ेंगी तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी चंदन रामदास जी को ही लोग वोट करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। मैं समझता बहुत अच्छी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी बागेश्वर में जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जीत की जुगत में लगी है। कांग्रेस का कहना है कि प्रत्याशी को लेकर पार्टी जल्द फैसला कर लेगी, लेकिन पार्टी के पास कई मुद्दे हैं जिनको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, जिनके दम पर चुनाव जीता जाएगा। आपको ये भी बता दें कि शायद कांग्रेस अभी कर्नाटक के जश्न में बाहर नहीं निकली है, क्योंकि कांग्रेस का प्रदेश ही नहीं देश को लेकर यह दावा है कि जनता का मन अब बदल चुका है। जनता बीजेपी की झूठी राजनीति समझ चुकी है। निश्चित ही बागेश्वर उपचुनाव में इस बार कांग्रेस की जीत होगी और बीजेपी को जनता नकार देगी। कांग्रेस का दावा है कि अब कांग्रेस में फूट नहीं है, वो सब एक है और एक होकर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश की जनता उनका साथ देगी। जिन्हें अगर ये स्टैंड लिया है तो अच्छी बात है। उन्होंने जनता में वाइवाल लूटने का बयान दे दिया, लेकिन अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं है। जब मंत्रियों के फोन नहीं उठाते, विधायकों की और कॉमन आदमी बात तो छोड़ दो, तो बड़ा अनार्की जैसी होगी, अव्यवस्था जैसी होगी। कोई मुख्यमंत्री का सरकार का दबदबा खत्म हो चुका, ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से काम कर रहा हो, कहाँ से गाइडलाइन ले रहा है, कहाँ से गाइडलाइन, ये है दुखद। क्योंकि जनता में जो मुख्यमंत्री घोषणाएं, सरकारी घोषणाएं के धरातल पर तो उतर नहीं रही। कोई एक उदाहरण बता दें सरकार या मुख्यमंत्री जी कहाँ उतर रही, ब्यूरोक्रेट्स कहाँ है। तो ये मंत्री विधायक अपने राग अलाप रहे, उन्हें फोटो खिंचवाने से फुर्सत नहीं है। ब्यूरोक्रेट अपने बैठा ऐश कर रहा है, आराम कर रहा है, जो उसको करना करेगा। इतनी ब्यूरोक्रेसी हावी किसी प्रदेश में नहीं होगी, इतिहास है। धामी जी को अपने हेलीकॉप्टर से फुर्सत नहीं है, ब्यूरोक्रेट से मीटिंग नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। कहने करने में अंतर है। अब धामी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, ब्यूरोक्रेट्स को उठाना चाहिए, जनप्रतिनिधि को फोन उठाना चाहिए, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन कौन थाने तक में तो उठाते नहीं, कोई रिस्पॉन्स देने को तैयार नहीं है। गौर हो कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में केंद्रीय निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। 28 अक्टूबर से पहले इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। यहाँ बीजेपी का पलड़ा इसलिए भी भारी माना जा सकता है क्योंकि 2007 से उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी का कब्जा रखा है।
इस सीट से दिवंगत चंदन रामदास 4 बार लगातार विधायक रहे। 2007 से 2022 तक चंदन रामदास ने इस सीट पर कांग्रेस को लगातार हराया है। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की तरफ से तय उम्मीदवार बीजेपी का किला भेदने में सफल होता है या नहीं। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो बागेश्वर में लगातार कांग्रेस लड़ने की कोशिश में है, लेकिन लंबे समय से 2007 से कांग्रेस जिस जमीन पर खड़ी तक नहीं हो सकी, उस जमीन पर युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, ये कांग्रेस के लिए मंथन का विषय है। और क्या वाकई में कांग्रेस इस चुनाव में मजबूती से मैदान में उतर पाएगी, क्योंकि अभी टमटा मना कर रहे हैं और जो बड़े 2 प्रत्याशी हैं वो भी कहीं डावाडोल हैं। अब ऐसे में क्या वाकई में बीजेपी के लिए कांग्रेस बागेश्वर में अग्नि परीक्षा बना पाएगी इस चुनाव को, उपचुनाव को, ये देखने वाली बात है। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता प्रकाश कांग्रेस से, रविंद्र कुमार प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, साधना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले सुनीता जी आपके पास आएंगे। लंबा समय हो गया बागेश्वर की जो जमीन तैयार की थी कांग्रेस ने कभी 2002 में, 2007 से लगातार चंदन रामदास हैट्रिक लगाते रहे और फिर इस बार भी जीत गए। क्या लगता है कि बागेश्वर उपचुनाव को कैसे जीतेंगे? सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए रविंद्र जी, क्या कांग्रेस से कोई अग्नि परीक्षा आपको लग रहा है कि बागेश्वर में मिल पाएगी? क्योंकि आप तो 2007 से लगातार वहां पर अविजित हैं और कोई आपको हरा नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जिस जमीन पर कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई उस पर युद्ध कैसे लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस की तो बात कांग्रेस के वक्ता बैठे हैं, वो अपनी बात बताएंगे, लेकिन मैं अपने संगठन की और सरकार की लगातार जन आकांक्षाओं पे उतर रही, जिस प्रकार धामी जी के नेतृत्व में सरकार है, जनता से किए वादे हों, जनता के लिए काम हो, चाहे केंद्र में हो मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश में धामी सरकार हो, लगातार जो जनप्रिय विकास के कार्य कर रहे हैं, उसके दम पर और संगठन की ताकत पे हम ये चुनाव को पुनः एक बार फिर बागेश्वर वाली सीट, जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट है, उसे अत्यधिक मतों से विजयी बनाएगी। क्योंकि माननीय चंदन रामदास जी लगातार 4 बार से वहां से विधायक हैं और उसके पीछे का कारण है कि वह लोकप्रिय थे, जनप्रिय थे, लोगों की समस्याएं, लोगों के काम, लोगों के दुख सुख में खड़े रहना, लगातार विकास कार्य करना अपने विधानसभा क्षेत्र, इस तरीके के जो उनके काम थे, उनके काम के दम पर जनता पुनः एक बार फिर जो है उस सीट पे, जब भी उस पे चुनाव डिक्लेयर होते हैं, पुनः एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को स्थापित करने का कार्य करेगी। सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? सुनीता जी कैसे चुनाव जीतेंगे? एक बार चुनाव जीती है कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस का प्रभाव है बागेश्वर में, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए अभी तक आप। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं जीते तो अब नहीं जीत पाएंगे। हमें आगे सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए पुरानी बातों को बुला करके, क्योंकि बीजेपी भी कई सालों बाद जो है अभी सत्ता में आई है ना। अब तक तो कांग्रेस ही थी, तो ये नहीं है कि नहीं आई है, इस बार नहीं आएगी। हमारी पूरी तैयारी है और हम जो है अपने काम कर रहे हैं। जनता, ये तो जनता के ऊपर है।
जनता के ऊपर है कि वो अपना आशीर्वाद किसको देती है। हमारा प्रयास रहेगा और भरसक कर्तव्य रहेगा हमारा, और हमारा जो प्रदर्शन जो रहेगा वहाँ पे वो देखने लायक रहेगा। ये आप भी देखिएगा, क्योंकि हम सब लोग एकजुट होकर के अब हमारी एक ही इच्छा और मतलब एक ही हमारा जो लक्ष्य है कि हमें जो है यहाँ से शुरुआत करनी है और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जाकर बातें रख रही है। देखिए, ये सिंपैथी वाली जो बात है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये अपने आप में दुखद है। मैं उन चंदन राम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, लेकिन सिर्फ उनके नाम पे कि भाई वो सिंपैथी वोट दिया जाए या एक आप ऐसा कैंडिडेट डाल दें वहाँ पे कि जो जनता के बीच में जा सके और ना ही जनता के लिए कुछ कार्य ढंग से कर सके, तो ये अपने आप में ठीक बात नहीं है। जनता काफी समझदार है मेरे ख्याल से, और इस बार जरूर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि इस समय जो है ये जो सीट है कांग्रेस ही लेकर जाए। नहीं, एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सुनीता जी, आप शंखनाद तो बड़े जोर शोर से करते हैं लेकिन युद्ध उतने जोर शोर से नहीं लड़ पाते, ये कमी है एक। अभी टमटा जी मना कर रहे हैं कि चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। अब ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं क्या है, आपका शंखनाद के बाद युद्ध है ना, फिर वो कमज़ोर हो जाता है। अब और बीजेपी को मौका मिल जाता है कि भाई इनके पास प्रत्याशी अभी है नहीं तय और ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, तो मौका आप देते हैं और ज़्यादा मौके देते हैं, तो वो मौके कम कीजिए अगर चुनाव लड़ना है तो सही ढंग से। नहीं जी चंद्रशेखर जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन इस बार जो है कांग्रेस का रहेगा। और मैं भी आपके साथ डिबेट में बैठूंगी, ऐसा नहीं कि मैं कहीं जाने वाली आप कहीं जाने वाले, हम दोबारा बैठेंगे और फिर जरूर आपकी बातों पर विचार करेंगे। मैं आपकी जो बातों को अपनी पार्टी तक पहुंचा सकती हूँ कि आप इससे जो भी आपने अपना पक्ष रख रहे हो, और ये आप इस बार जरूर भरोसा रखिए कि जरूर जो है कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये जनता के ऊपर है, अभी मैं ये सकती हूँ, क्योंकि हमेशा जो है ज्यादातर लोग सिंपैथी में ही रह जाते हैं और सिंपैथी वोट पड़ते हैं और कैंडिडेट जीत जाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास, हमारी कोशिश तो एक विपक्ष होने के नाते रहेगी कि हम एक बेहतर कैंडिडेट वहाँ पे उतारे जो जनता के बीच में है, जनता के कार्य करे। और इसमें जो है जो वहाँ से जमीन से जुड़े हुए जो नेता हैं उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं जनता से ये निवेदन करूंगी कि आप जो है सिंपैथी वोट ना दे करके किसी अच्छे उम्मीदवार को वहाँ से उठाएं, ताकि वो क्षेत्र में काम कर सके, आप लोगों के बीच में रह सके, और जैसे चंद्रराम जी ने आपकी सेवा की है वो दूसरा भी आपको जो है सेवा दे सके। इतना मैं जरूर जनता से आपके चैनल के माध्यम से जरूर निवेदन करना चाहूंगी। और जहाँ तक कांग्रेस की तैयारी है, कांग्रेस पूरी तरह से जो है वहाँ पे तैयार है। हमारे का बूथ का कार्यकर्ता से लेकर जिला कार्यकर्ता लेकर हमारे बड़े नेता सभी जो है इस चुनाव को जीतने की भरसक प्रयास में लगे हुए हैं, और जिसका आपको नतीजा जरूर दिखाई देगा। साधना जी, शंखनाद जोर शोर से हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन सेनापति अभी तय नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में ये जो प्रमुख जिसको कहेंगे जो लड़ाई का कहीं टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं, मोड़ जो आता है, तो उसमें बीजेपी आगे निकल जाती है क्योंकि वो सेनापति तय करने में समय लगा देते हैं। जी ऐसा है। देखिए चंद्रशेखर जी, ये कांग्रेस पता नहीं क्यों रणनीति तैयारी नहीं कर पाती ठीक से, ना तो वो विपक्ष का काम ठीक से कर रहे हैं और ना ही वो चुनावी रणनीति जानते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये रणनीति बनाना ही भूल गए, पता नहीं क्या ऐसा हो गया। तो ये कांग्रेस पार्टी जिसने ये देश आजाद करवाया, जिसके इतने बड़े बड़े नेता आज भी मौजूद हैं, हरीश रावत जैसे, ये पता नहीं क्यों इतने पीछे हो गए। बहुत सुन के भी दुख होता है और देख के भी दुख होता है कि जिस पार्टी ने इतने बड़े बड़े काम किए वो आज कहाँ पहुंच गई। क्या विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। देखिए अभी इसमें मुद्दे समाज में घूम रहे हैं, पार्टी में दे रखे हैं, वो तक मुद्दे नहीं उठाते ये लोग। तो ये क्या ये इलेक्शन लड़ेंगे? क्या ये भाई इनको तो लड़ना ही नहीं चाहिए इलेक्शन। एक तरह से जब भी हर रही है तो है ही है पक्का, क्योंकि ना तो ठीक से इनको चुनावी रणनीति बनानी आती है, ना ही अपना कैंडिडेट चुनना आता है, और ना ही इनको चुनाव लड़ना आता है। चुनाव लड़ना ही भूल गए। बताइए, इतने अच्छे अच्छे काम करने के बावजूद एनडी तिवारी के जमाने में तो जरूर कुछ होता दिख रहा था, लेकिन आज तो ऐसा लगता है विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई कितने मुद्दे घूम रहे हैं लेकिन ये कोई काम ही नहीं करते। अब ये तो पक्का है कि चंदन रामदास की जो सीट है वो पक्की के पक्की बीजेपी के हाथ में, क्योंकि चंदन रामदास इतने अच्छे व्यक्ति थे, कुशल राजनीतिक थे, 4 साल के विधायक थे, और वो हमेशा गरीब जनता के साथ जुड़े रहे, अनुसूचित जाति के साथ जुड़े रहे, और
मेरे ख्याल से उसका जो रणनीति होगी बीजेपी की वो सहमति के हिसाब से होगी। और वो जैसे कि पहले हमने देख चुका है, प्रकाश पंत की बाइक को उन्होंने खड़ा किया और ये संजय कपूर जी को उन्होंने खड़ा करा। ऐसा ही कोई व्यक्ति वो ढूंढ के लाएंगे और 100% वो सीट आ रहा हूँ सुनीता जी, आ रहा हूँ सुनीता जी। देखिए साधना जी भी यही कह रही है, रणनीति, शंखनाद और सेनापति तीनों में कहीं ना कहीं टाइमिंग सही नहीं है आपकी। जानते ही नहीं है रणनीति तैयार करना। रविंद्र जी, आपको तो लगता होगा कि ये तो बहुत एकदम आपके लिए मैदान तैयार रहता है पूरा, आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी आप मेहनत करते हैं। देखिए, मैदान वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे और संगठन, हमारा संगठन जो है बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन है जो हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। समय समय पे उनका प्रशिक्षण होता है। अभी देखिए जिस प्रकार से जनसंपर्क अभियान हमारा पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, लगातार सभी पार्टी के मोर्चों के, मंडलों के, जिला स्तर पे लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम रोज कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ये जिस प्रकार से एक्टिव मोड पे हमारा संगठन रहता है, और दूसरी ओर सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लगातार विकास के झंडे गाड़ रही है इस उत्तराखंड में, इसके दम पर हम जब जनता के बीच में जाते हैं, जनता को से किए हुए अपने वादों को गिनवाते हैं, चाहे केंद्र की सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, तो हम उनकी जब योजनाओं को, जनता से जुड़ी योजनाओं को, उनके लाभ को उन तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को सीधी बात हमारी समझ आती है। अब आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार हमारी डिबेट भी हुई है, पीछे भी हो रही थी अभी, कि केदारनाथ में की विधायक ने मुख्य सचिव को लेटर दिया। देखिए इसके ऊपर विपक्ष ने इश्यू बनाया, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब विपक्ष काम ही नहीं कर रहा, सत्ता पक्ष को ही विपक्ष का काम करना पड़ रहा है, जहां अभी हमारी स्वतंत्र पत्रकार आपने राजनीतिक विश्लेषण बिठा रखे हैं, वह भी यही बात कह रहे हैं। तो आप देखिए कि 19 विधायक इनको दिए, वो 19 विधायक में से आप हमें एक सुनीता जी, आ रहा हूं आपके कहीं किसी का एक बयान दिया जाता हो, अब फिर उसके बाद लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो ये कह देते हैं मशीनें खराब थी, इसमें कुछ सेटिंग हो गई, यहाँ पे ये हो गया। नहीं, अब सेटिंग की तो कैसे कहेंगे भाई, कर्नाटक जीत गए हैं, अब तो ये बात ही नहीं कर सकते ईवीएम की। तो नहीं, हिमाचल कर्नाटक सब जीत गए, अब ईवीएम की बात करेंगे तो लोग कहेंगे ये अपने तरीके से कहते हैं। अब कर्नाटक में जीत गए तो ठीक है, वहां लोकतंत्र जिंदा रहता है, लेकिन जहां हार जाएंगे वहां लोकतंत्र तुरंत मर जाता है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, लोकतंत्र की बात नहीं होती, वहां सब कुछ जो है खराब हो जाता है। तो ये जिस प्रकार का इनका दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, ये जनता देख रही है, और इसी कारण जनता जो है लगातार इनको सजा देने का काम कर रही है। अगर कर्नाटक में भी हम चुनाव आ रहे हैं तो कर्नाटक में ठीक है, हम जनता ने हमारे को विपक्ष में रहने की भूमिका दी है, तो लेकिन हम बाखूबी अपना विपक्ष की अपनी भूमिका अदा करेंगे। हम लगातार जनता के मुद्दों के ऊपर काम करेंगे, जनता के हित में जो जनता से वादे किए थे कांग्रेस ने, उन वादों को याद दिलाते हुए उनसे पूरा कराने की बात कहेंगे। अब यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार अच्छे प्रतिशत में हमें जनता आशीर्वाद देती है। कहीं एक आध जगह पे कहीं हमारी कमियों के कारण या हम अपनी बात को ठीक ढंग से ना पहुंचाने के कारण अगर हमें नुकसान होता है तो हम उसको भी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, हमारे संगठन में एक नारा सिखाया जाता है, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। हार हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, हम या तो सीखेंगे या जीतेंगे। यही नारे के साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जब मैदान में उतरता है तो सफलता के झंडे गाड़ता है। सुनीता जी, शंखनाद, सेनापति और रणनीति तीनों की टाइमिंग में फर्क है और तीनों की टाइमिंग सही नहीं है। ये साधना जी भी कह रही हैं, टाइमिंग सही कर लेंगे तो सही हो जाएगा। और वो उनको एक मतलब जिसको कहते हैं उद्वेलित है कि क्यों नहीं कर रहे हो भाई, है तो क्यों नहीं कर रहे हो, है तो करना चाहिए, और या फिर चुनाव मत लड़िए। साधना जी तो बहुत व्यग्र हो रही थी इस जवाब को देने में। देखिए, मैं यहाँ पे साधना जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि शायद मैडम अपडेट नहीं है। अगर बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो कांग्रेस जमीन में भी कितनी गिरफ्तारियां दी गई हैं,
कहाँ पे विपक्ष पीछे है? अंकिता के लिए कितना लड़ाई किया विपक्ष ने, हर जगह जो है सड़क पे है विपक्ष, और अपने जितने भी जनता के हित के मुद्दे हैं उनको उठा रहा है। तो ये कहना कि ये कांग्रेस ऐसी थी, ये बोलना बिल्कुल है। आपको देना चाहती हूँ कि 70 साल तक कांग्रेस में जो लोकतंत्र है, अगर 10 साल से अगर बीजेपी है तो ये जनता का, इनको आभार प्रकट करना चाहिए, जनता ने इनको मौका दिया। और जिस तरह से इनको घमंड हो गया है ना, बहुत जल्दी ये नीचे आने वाले हैं, ये मेरी बात आप समझ लीजिए। जिससे से काम कुछ नहीं हो रहा है, सरकार रही है कांग्रेस की, कहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की रही है, कितनी मुश्किल होती है सरकार को करना कि अलग अलग पार्टी से लोगों को लेकर के एक सरकार बनाकर चलाना बहुत बड़ी एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी रहती है। अभी पूर्ण बहुमत की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तब भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये कहना कि नहीं कांग्रेस जो है कुछ नहीं करती है, कांग्रेस ने बहुत किया है 70 साल तक। मैं आपसे कहना चाहूंगी भी आपको मौका दिया है जनता ने, आप जनता के ऊपर प्रश्न उठाइए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र ने आपको मौका दिया है। आप उनसे हमारे ऊपर जो है उंगलियां उठाने से अच्छा आप बेहतर से बेहतर विकास, बेहतर से बेहतर राज्य के लोगों को आप सुविधाएं दिलाएं, ना कि आप राजधानी आज तक नहीं बना पाए हैं, आप जो है लोकायुक्त आज तक नहीं ला पाए हैं, आप भू कानून राज्य की जनता को दे नहीं पाए हैं। आप कर क्या रहे हैं? बेरोजगार आज सड़कों पे हैं, आज ही धरना पर बेरोजगार बैठे हैं। आप कर क्या रहे हैं जो आपको इतना घमंड हो रहा है कि बीजेपी चुनाव के बोल में रहती है? ये जनता का आभार कीजिए कि जनता ने आपको 10 साल का मौका दिया है, और आने वाले चुनाव से जनता आपकी जगह जरूर दिखाएगी, क्योंकि आपके काम कम हो रहे हैं और घमंड आपका बहुत ज्यादा हो गया है। और साधना जी से कहना चाहूंगी कि साधना जी, आप जो है देखिए विपक्ष को इतना नकारात्मक आप समझिएगा कि एनडी तिवारी जी के टाइम पे थी, आज भी विपक्ष जो है अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहा है, सड़कों पे है और आवाज उठा रहा है। और महिला कांग्रेस हो चाहे आपकी जो मेन कांग्रेस है, सारे के सारे बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहूंगी कि जनता का अपना है कि जनता ने आपको बीजेपी को समय दिया है जनता ने, और ठीक है ना, क्योंकि 70 साल तक कांग्रेस थी और 10 साल तक अगर जनता को बीजेपी तो जनता को दिया है, तो मेरे ख्याल से एक लोकतंत्र की खूबसूरती है और जनता का आभार बीजेपी को करना चाहिए। और जल्द ही कांग्रेस वापस आने वाली है, इतना मैं आपको कह देना चाहती हूँ। नहीं, कहाँ आएगी भाई, अभी तो 4 साल लगेंगे उत्तराखंड में। नहीं पक्का आएगी, चंद्रशेखर जी जरूर आएगी, आप देखिएगा। उत्तराखंड में तो 4 साल लगेंगे ना, उत्तराखंड में 4 साल लगेंगे, 24 में इंडिया में नहीं आता मौका है ना। इनको जनता के लिए काम करना चाहिए ना, इनको जनता के लिए काम करना चाहिए, इनको जनता ने मौका दिया। मैं जनता का बहुत ज्यादा हृदय से वो करना चाहती हूँ कि ठीक है रविंद्र जी, बहुत सारे देखिए सवाल बहुत सारे पूछ लिए, उन्होंने कहा घमंड है और नष्ट हो जाएगा घमंड और सब कुछ। जनता ही होती है कि जो जनता फिर से बुझाती है वो बहुत जल्दी नीचे भी लोगों को ले आती है। इसलिए आप जो है इस तरह से विपक्ष के ऊपर उंगली ना उठाए, जनता का आभार व्यक्त करें और जनता के लिए ही कार्य करें, तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए अच्छा होगा। ठीक है, मैं रविंद्र जी एक बार आ रहा हूँ आपके पास। साधना जी वो कह रही थी कि आप टिप्पणियां आपकी सटीक नहीं है और अपडेट टिप्पणी नहीं है, वो कांग्रेस तो पूरी तरह सड़कों पर उतरी हुई है और पुरजोर तरीके से काम कर रही है। उन्होंने जो बेरोजगार और उनके जाति एक तो तब उठे थे और एक अंकिता हत्याकांड के लिए उठे थे। इसके अलावा तो कितने सारे मुद्दे हैं जिनकी काम नहीं कर रहे हैं। धाराएं लगी। सुनीता जी सुन लीजिए, सुनीता जी, साधना जी ने सुना ना आपको, सुनीता जी सुन लीजिए, साधना जी ने सुना ना आपको। थोड़ा सर, जितने भी उनके ऊपर जो कितने कड़े कानून लगाए गए थे, सारे के सारे विपक्ष के दबाव के कारण ही आते हैं, क्योंकि विपक्ष सड़कों पे था और उनके साथ था। ठीक है, अरे मेरा मतलब ये है कि आप इतने सक्रिय नहीं है जितने बीजेपी के लोग सक्रिय हैं। आपकी सक्रियता इतनी दिखाई नहीं देती जितने ये लोग सक्रिय दिखाई देते हैं। मैडम दिखाई देती है हर मोहल्ले में, हर सड़क पे, आप सड़कों पे नहीं दिखाई दे रही है। कह रही है वो सुनीता जी, कह रही है किन नजरों से देख रही हैं आप? साधना जी दिख ही नहीं रहे वहाँ, नजर से देख रही हूँ सुनीता जी, मैं निष्पक्ष नजर से देख रही हूँ। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ और मैं निष्पक्ष नजर से देख रही हूँ, क्योंकि मुझे भी दुख होता है कि हमारा विपक्ष कहाँ गया और हमारी कांग्रेस पार्टी किधर चली गई। मैम अपने देश के बड़े काम किए हैं। अगर आप देखती तो आप ये कहती ही नहीं कि विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है या विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है। ये जनता के ऊपर है कि जनता ने भाजपा को दिया है, लेकिन विपक्ष कहीं पीछे नहीं है। देखिए दबाव नहीं बना सकते सुनीता जी, आप दबाव नहीं बना सकते, वो तो उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। आपको लगता है लोगों को कि आप जो लोगों की अपेक्षा है उसमें शायद खरा नहीं उतर रहे और आपको युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रविंद्र जी बहुत सारी शिकायतें आदि की
आप ही की पार्टी की रही है, कोई सा भी पार्टी काम नहीं कर रही है वो। यूपीपी हमारी यहाँ की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है, वही काम नहीं कर रही है। आप पार्टी है वो कोई काम नहीं कर रही है। भाजपा है, सापा है, कोई काम करने का हमें जनता ने नहीं। देखिए बागेश्वर चुनाव कैसे, उपचुनाव कैसे जीतेंगे, इस रणनीति इसकी तैयार करनी है काम करना चाहिए। आप भाजपा का काम आपको देखना चाहिए कि भाजपा कैसे काम कर रही है, कैसे करके, क्योंकि जनता ने तो बहुमत नहीं को दिया है। वो दिखाई दे रहा है ना, काम करना चाहिए भाजपा को, जनता के लिए, राज्य के हित के लिए। तो विपक्ष का तो क्या काम है, जो काम गलत हो रहे हैं उसको उजागर करना है। विपक्ष कर क्या सकता है, उनकी रणनीति आ सकते हैं, लेकिन भाजपा को समय दिया है लोगों ने, भाजपा को बहुमत दिया है लोगों ने। तो आपको देखना चाहिए कि बताना चाहिए कि भाजपा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और भाजपा कितनी अभी जनता के इलेक्शन के लिए रणनीति की बात कर रही हूँ कि वो कितने सक्रिय है। आपको क्या पता है कि कांग्रेस की क्या रणनीति है? ठीक है, ठीक है सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी, ठीक है, ठीक है सुनीता जी, साधना जी, साधना जी, साधना जी, साधना जी, ठीक है भाई, ठीक है। रविंद्र जी, बहुत शिकायतें हैं सुनीता जी की कांग्रेस की आपसे। देखिए शिकायतें तो रहेंगी, क्योंकि विपक्ष है, इनका काम शिकायत करना है। लेकिन अगर आप चंद्रशेखर जी, अगर आपने पूरा हमारी साथी प्रवक्ता का सुना हो, हमारी बहन का, तो कहीं भी इनकी मनोस्थिति ऐसी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमारे पे कोई मुद्दे नहीं है, हम इस जनता ने इनको सरकार में चुना है, काम करना इनका अधिकार है। तो देखिए किस प्रकार से विपक्ष हताश है, निराश है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सुनीता जी, सुन लीजिए, सुनीता जी, अभी चुनाव नहीं हो रहा। देखिए अभी 20 मिनट में चुनाव नहीं हो रहा। सुन लीजिए, अभी 6 महीने रणनीति तैयार करने में, सुनेंगे नहीं ना आप मेरे को प्रश्न बताइए कि हताश है, निराश है, कहीं भी हताश निराश नहीं है। सुन लीजिए, अपना पक्ष आपने रखा ना, अपना पक्ष आपने रखा, उनको भी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए सुनीता जी, विनम्रता से सुन लीजिए। सत्य दोनों रखता हूँ। देखिए कांग्रेस के पास वाकई में मुद्दों की कमी है। वो आर्टिफिशियल मुद्दे बनाती है दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के, और ऐसा देश भर में लगातार चला आ रहा है 2014 के बाद। आप लगातार देख लेंगे आर्टिफिशियल मुद्दे बनाए सिर्फ बदनाम करने के लिए, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा इनके पास कोई भी नहीं। रोजगार में चिंता भंडारी का क्या ये मुद्दा आपके लिए जैसे बात कर रहे हैं आप, आपको बिल्कुल भी आपको कितने असंवेदनशील हैं आप जनता के प्रति, राज्य के प्रति। अब लोकायुक्त कहाँ है, बेरोजगार क्यों भंडारी को न्याय मिलाने के लिए लोग आप देखिए मुद्दे हैं। लोकायुक्त कब आएगा, राजधानी आप कब करेंगे, कब लाएंगे मुद्दों पे बात कीजिए ना आप ये नहीं विपक्ष हताश है, निराश है, कहीं नहीं है। विपक्ष आपको बराबर छोड़ रहा है, विपक्ष आपकी कमियों को उजागर कर रहा है। आप जल्दी वीआईपी का नाम दीजिए ना राज्य को। अगर आंदोलन युवाओं का किया था तो बेरोजगार संघ ने किया था, उसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। हमने बोला कि हमने इनकी आवाज को जिस तरह से आवाज को दबाया जा रहा था भाजपा की तरफ से, भाजपा की लाठीचार्ज किया गया, जैसे उनके ऊपर कानून आपने लगाए गए। ठीक है रविंद्र जी, सुनीता जी, साधना जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।